आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 22 अध्याय हम लोग जो है वो देखेंगे। 22वां पार्ट है। कल हम लोग 21 पार्ट जो कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए तो सबसे पहले इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ हुई थी? तो देखो आपको चार याद रखना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह राजगाह, ठीक है। दूसरा जो है वैशाली में हुआ था और तीसरा जो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये आपका तीनों याद रखिएगा। प्रथम जो है राजगाह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो है कुंडलवन जो है वो कश्मीर में हुआ था, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के समय होता है, ये भी याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के समय हुआ था, ठीक है। इसको चारों देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति राजगाह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन या कश्मीर में। तो यहाँ पे पहला जो पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगाह में, ठीक है। इसी का नाम जो इसका अर्थ होता है राजाओं का घर। क्या होता है? राजाओं का घर। तो जो राजगाह है इसे राजगीर भी कह सकता है। राजगीर, राजगीर या फिर राजगृह, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो देखो, एक जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़े हैं। जैन धर्म, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, ये भी याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह आपका स्वामी ऋषभदेव थे। कौन थे? स्वामी ऋषभदेव, ठीक है। लेकिन जो इसमें अंतिम जो अंतिम तीर्थकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। क्या नाम था? महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थकर थे, याद रखिएगा। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। 24वें या अंतिम तीर्थकर थे। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, ये तीर्थकर क्या होता है? तो जो जैन धर्म के शिक्षक होते हैं ना, शिक्षक, उनको ही जो है तीर्थकर कहा जाता है, ठीक है। तो 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये जो श्वेतांबर और दिगंबर जो है ना, वह जैन धर्म की शाखा है। जैन धर्म की दो शाखा है। जैन धर्म की कितनी शाखा? दो। एक जो है आपका श्वेतांबर, दूसरा जो है आपका दिगंबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आपका क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा, ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। वही फिर बाद में जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म जाकर महायान और हीनयान में बंटता है। तो महायान और हीनयान कहता, महायान और हीनयान इसका संबंध कहता, तब आप कहते क्या? बौद्ध धर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे श्वेतांबर दिगंबर कहेगा तो जैन धर्म। थर्ड नंबर, तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सांची का स्तूप, आपको बताए थे कि बौद्ध स्तूप, तो जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप, तो ये आपका रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ पे जो सांची का स्तूप है ना, बहुत प्रसिद्ध है। तो याद रखिए कि सांची का स्तूप जो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का जो है वह एक स्तूप है। कहाँ पे? तो सांची का स्तूप, ठीक है। तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि महायान और हीनयान किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए, जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति,
ये आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है, कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के समय हुआ था, किस राजा के शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म दो भागों में बंट जाता है। कितना भागों में? दो भागों में बंट जाता है, दो भागों में बंट जाता है। एक जो आपका महायान होता है, महायान, और दूसरा जो आपका हीनयान होता है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म कितना भागों में बट गया? दो भागों में। कौन कौन? महायान और हीनयान। तो महायान जो है वह इसमें वे समर्थक थे जो बुद्ध को भगवान मानते थे, जो बुद्ध को भगवान मानते थे और उनकी क्या करते थे, और उनकी वे पूजा करते थे, और वे उनकी पूजा करते थे। हीनयान कौन थे? तो वे थे जो मतलब वे समर्थक थे बौद्ध धर्म से, जो बुद्ध को जो है वह एक व्यक्ति समझते थे, उनकी पूजा नहीं करते थे, ठीक है। तो बताइए महायान और हीनयान का संबंध किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। अगर सांची का भी स्तूप पूछे, सांची का स्तूप किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का जो है वह याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो कल हम लोग देखे थे, या फिर त्रिपिटक। अब त्रिपिटक के तीन भाग है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों का संबंध बौद्ध धर्म से, अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो बस एक आपको याद रखना है, महावीर स्वामी या फिर अगर श्वेतांबर दिगंबर पूछेगा तो जैन धर्म से संबंध हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? कल हम देखे थे महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान, जन्म स्थान का तो लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल में। अगर ज्ञान की प्राप्ति पूछे, ज्ञान की प्राप्ति, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में, बोध गया में। पहला उपदेश, पहला उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में, सारनाथ में। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति जो होता है वो 35 वर्ष के उम्र में होता है, कल भी आपको बताया था, याद रखिएगा। पहला उपदेश सारनाथ में, और इनका निवारण यानी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? तो बोध गया में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग हिंदी से देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, कल हम आपको बताए थे अध्याय 4, अध्याय 4 में जो है ना उसका नाम क्या है? तो अर्धनारीश्वर। पाठ का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। और ये भागलपुर, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर रह चुके हैं, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो ये बेगूसराय बिहार, ठीक है ना, बिहार के रहने वाले थे, बेगूसराय जिला है। गांव का नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, सिमरिया, सिमरिया गांव का नाम। बेगूसराय आपका जिला हो जाएगा, बिहार जो आपका राज्य हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था? ठीक है, तो इनके माता का जो नाम है वो मनरूप देवी, मनरूप देवी माता का नाम है। अगर पिता का नाम पूछेगा तो रवि सिंह, रवि सिंह पिता। यानी रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या है? तो मनरूप देवी।
पिता का नाम क्या है? तो रवि सिंह। ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या है? तो मनरूप देवी। पिता का नाम क्या है? तो रवि सिंह। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनरूप देवी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या है? अभी हम लोग देखे रवि सिंह, ठीक है ना। अगर माता का नाम पूछता, माता का नाम, तो माता का नाम क्या होता? मनरूप देवी। क्या हो जाता? मनरूप देवी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बर्नार्ड शा ने नारी को क्या कहा है? तो याद रखिएगा कि बर्नार्ड शा ने नर को अहेर और नारी को अहेरिन कहा है। तो बर्नार्ड शा ने नारी को क्या कहा है? अहेरिन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता नर को क्या कहा है? नर को क्या कहा है? तो अहेर। यानी अहेर यानी शिकार होता है। अहेरिन मतलब क्या होता है? शिकारीन होता है। अहेरिन मतलब क्या होता है? शिकारीन। ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दे दिया था? तो पहले जो है ना, नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया था। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए भूगोल का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारी पृथ्वी का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से घिरा है। यानी जो पृथ्वी है वह कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से घिरा है? तो 71%। लेकिन पूरा पानी जो है ना पीने योग्य नहीं है। इसमें 3% पानी जो है ना वो अलवणीय है। अलवणीय जल कितना प्रतिशत है? 3%। यानी पीने योग्य जल कितना प्रतिशत है? 3%। ठीक है। बाकी जो 97% जल है वो लवणीय है। लवण की मात्रा जो इसमें मिला हुआ है। ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी यानी अलवणीय जल कितना प्रतिशत है? तो 3% है। कुल घिरा कितना प्रतिशत से है पानी से? तो 71% हिस्सा पानी से घिरा है। पीने वाला पानी 3%। भारत में सबसे अधिक जल का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जल का जो प्रयोग है, जल का प्रयोग सबसे अधिक जो है ना वो कृषि क्षेत्र यानी कृषि में किस कार्य में? तो सिंचाई में। कृषि यानी सिंचाई में सबसे अधिक जल का प्रयोग किया जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी पाई जाती है? तो 16%। ठीक है ना। भारत में विश्व की आबादी कितनी प्रतिशत? तो 16% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16%। 5वां नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर कितनी प्रतिशत जल लवणीय है? जिसमें लवण की मात्रा मिली है, जिसे हम लोग पी नहीं सकते हैं। ठीक है। अगर लवण की मात्रा नहीं मिली रहती तो उस पानी को हम पीते रहते तो वह 3% है। तो बाकी जो है ना वो और आपका लवणीय है। तो 3% जब अलवणीय है, अलवणीय जो 3% है, तो बाकी जो है ना 97% क्या है? तो वह लवणीय है। और तो उसमें लवण की मात्रा जब मिली हुई है। चलिए तो ये आपका भूगोल का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल साइंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है। यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है उसमें क्या क्या शामिल है? तो मतलब शोषण करने का मतलब क्या? किसी से जबरदस्ती आप शोषण करा के उससे काम करा रहे हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या शामिल है? जबरन मजदूरी पर रोक, यानी जबरदस्ती किसी को मजदूरी से रोका जाता है। बाल श्रम पर रोक, यानी जो मतलब 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम बच्चों से जो वह कार्य बाल श्रम कराया जाता है तो इस पे भी रोक होता है।
उसके बाद से ए और बी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी दोनों आता है कि अगर मान लेते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछेगा तो ये आपका दोनों हो जाएगा, जबरन मजदूरी पर रोक और बाल श्रम पर रोक। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी, यानी किसके लिए बाध्यकारी है, तो नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्य किसके लिए बाध्यकारी है, तो नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है वो कब निलंबित किए जा सकते हैं, तो जब आपातकाल लगता है, ठीक है ना। आपातकाल अभी तक, राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना, वो अभी तक आपका 3 बार लग चुका है। 1962 में, 1972 और 1975, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 का क्या महत्व है। तो हमारा जो संविधान है, वो बनकर तैयार हुआ था, कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 26 नवंबर 1949 का क्या महत्व है। तो यहाँ पे है कि भारत को स्वतंत्रता मिली थी, ये तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले संविधान लागू हुआ था, नहीं। प्रथम चुनाव संपन्न हुआ था, नहीं। ये आपका संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। लागू नहीं हुआ था, अपनाया गया था अभी, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है। तो पहले बता कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जब किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संस्कृत में हम लोग देखते हैं कि राम लक्ष्मण सह गच्छति। अच्छा, आप याद किए होंगे ऐसे, बालकम बालकेना। फिर जब भी सह रहेगा ना, सह तो ये आपका तृतीय में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो किस विभक्ति में, तो तृतीय विभक्ति में। किसमें, तृतीय विभक्ति में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, तृतीय। एक का बी हो जाएगा, तृतीय। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। अर्थशास्त्र के रचयिता, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो कौटिल्य या फिर ऑप्शन में चाणक्य भी दे सकता है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था, चाणक्य या कौटिल्य ने। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था। चंद्रगुप्त जो है वह किस वंश का शासक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है। कौन सा, तो मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कादम्बरी के रचनाकार कौन है। तो कादम्बरी के जो रचनाकार है वो आपका बाणभट्ट है। कौन है, बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। कादम्बरी यानी अभी हम लोग 2 पढ़ ली, एक अर्थशास्त्र और फिर क्या, कादम्बरी। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है आपका चाणक्य या कौटिल्य। कादम्बरी की रचना जो है आपका बाणभट्ट। 5वां नंबर क्वेश्चन, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय। देखो तो जब भी रहेगा ऐसे गच्छित्वा, खादित्वा, पठित्वा, यानी कि सब में जो आपका कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस प्रत्यय का, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो 5 का क्या हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय है। होम साइंस का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, यानी जो वायु प्रदूषण होता है उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। तो वायु प्रदूषण को जो कैसे कम किया जा सकता है, तो सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, यानी अपना जैसे पैदल, साइकिल से सब अधिक पेड़ लगाकर, प्लास्टिक थैली वर्जन मतलब होता है कि उसे मतलब कम करके उसका प्रयोग जब नहीं करें, उस पर रोक लगा दें। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये सभी जो है उसका उपाय है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए।
कौन सी मानवीय गतिविधि जो है पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है, यानी कौन सी जो है वह गतिविधि है वह मतलब पर्यावरण को जो है ना वह नुकसान करता है, उससे निम्नीकरण कर देता है। तो जनसंख्या विस्फोट, अधिक जनसंख्या बढ़ेगा तो पर्यावरण को दिक्कत नुकसान करेगा, वनों की कटाई भी उसे मतलब दिक्कत होगा, नुकसान होगा, नगरीकरण, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है वस्तुओं को जलाने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो वस्तुओं को जलाने में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उत्पन्न होती है, तो 3 का आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत यानी हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। 5वां नंबर क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है, तो 9 कैलोरी, ठीक है ना। 1 ग्राम वसा में जब कितना कैलोरी होता है, 9 कैलोरी होता है। चलिए इंग्लिश में हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन इंग्लिश का। हम लोग कल देखे थे माई कैविटी के बारे में, यानी कविता का ही नाम था माई कैविटी, माई कैविटी द मिस्ट्री कैट। इसका जो पोएट है वो कौन थे, टी.एस. इलियट। इनका जो संबंध है 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी से इनका संबंध है। मैकाविटी जो है वो कौन है, तो मैकाविटी जो है कैट होती है कि बिल्ली होती है, ठीक है, जो नियम को तोड़ती है, ठीक है, यानी ह्यूमंस के, ठीक है, या फिर ग्रेविटी के, ठीक है, ये सब नियम को क्या करती है, वह तोड़ती है। तो मैकाविटी ब्रेक्स एंड मैकाविटी जो वह तोड़ती है, मैकाविटी तोड़ती है द लॉ ऑफ डैश, यहाँ पे डैश दे रहा है, ठीक है, कि द लॉ ऑफ डैश, इन मैकाविटी जो वह किसके नियम को, यानी डैश, यहाँ पे देखो डैश के नियम तोड़ती है मैकाविटी, मैकाविटी जो है डैश के नियम तोड़ती है, तो ग्रेविटी के नियम, अगर ग्रेविटी नहीं देगा तो ये आपका ह्यूमन लॉ, ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन दे सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड जो है क्या है, तो याद रखिएगा कि हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस, ठीक है। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, तो लंदन पुलिस का हेड क्वार्टर है, ठीक है, यानी ये जो है ना मैकाविटी जो है वो पूरे लंदन पुलिस का जो हेड क्वार्टर है स्कॉटलैंड यार्ड, इस सबके लिए परेशानी का सबक बनी हुई है, ठीक है। तो ये से क्वेश्चन बना है कि व्हाट इज स्कॉटलैंड यार्ड, हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ही इज कॉल्ड द बैफलमेंट फॉर डैश, मैकाविटी को कहा गया कि मैकाविटी को जो किसके लिए जो वो बैफलमेंट कहा गया, तो स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट वाज ए डैश सेंचुरी पोएट, किस शताब्दी के कवि थे, तो टी.एस. इलियट जो 20वीं शताब्दी के, 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि ही वाज अवार्डेड, यानी उन्हें जो है वह पुरस्कृत किया था नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी टी.एस. इलियट को जब लिटरेचर के लिए यानी साहित्य के लिए जो है वह नोबेल प्राइज से सम्मानित किया था, कब किया था, तो 1948 में। ये आपका आज पार्ट 22 एंड 22 में आपका क्वेश्चन रहा, इसको देख लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल, यानी पार्ट 23 के साथ, 23-24 के बाद आपका इसका टेस्ट होगा, तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।